हाय स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आपने देखा होगा कि पिछले पार्ट में हमने एक्सेल के बारे में पूरी चीज़ें जान ली थी। हर वो चीज़ जो आपको बताई भी जाती है, नहीं भी बताई जाती, हमने पूरी डिटेल में उस चीज़ को कवर किया था। आज हम आपके सामने आए हैं एक स्टेप आगे, प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट। तो आज के आपके इस लेक्चर में आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो शायद शायद आपने इससे पहले ना सुनी हो। ज़्यादा बताना मेरा मकसद नहीं है, सही नॉलेज देना, सही तरीके से चीज़ों को डिलीवर करना, ये मेरा मकसद है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। आपने बहुत सा नाम सुना होगा। एक्सेल को पढ़ने के बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द प्रोकैरियोट एंड व्हाट इज़ द यूकैरियोट। तो आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी होंगी, उसको देखिए वन बाय वन, सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलते हैं क्या मतलब है इन लोगों का। प्रो जो मैंने लिखा है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, जो डेवलप ज़्यादा ना हुआ हो। कैरियो का मतलब होता है आगे कहीं भी आएगा, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। इक का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, और यू का मतलब होता है, इसमें जो यू आपको दिख रहा है उसका मतलब होता है ट्रू। वन बाय वन बात करते हैं। पहला पॉइंट, जो प्रोकैरियोट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल वाले होते हैं। ठीक है। ये मैंने जो लिखा है मोनेरा, मोनेरा का मतलब क्या है, जो आपका आपने पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे कि जब क्लासिफिकेशन हुआ कि दुनिया पर क्या क्या किस तरीके से लोग हैं, क्या क्या दुनिया पर प्रेजेंट है, तो सबने अपनी अपनी राय दी। मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई किया गया था, जिनके अंदर सेलवाल होती है वो प्लांट, जिनके अंदर नहीं होती है वो एनिमल, वो शुरू में एकदम। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे आर.एच. विटकर। ठीक है। उन्होंने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। उनके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है मोनेरा। मोनेरा के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया, दूसरे ब्लू ग्रीन अलगी भी उसी में आते हैं, माइक्रोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, ये सारे लोग उसी में आते हैं। ठीक। तो आपको किंगडम के हिसाब से भी मैंने लिख दिया है मोनेरा और बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन अलगी भी मैंने लिख दिया है। यूकैरियोट में जो बात आते हैं, इनको छोड़कर, मोनेरा को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो किस में आते हैं, यूकैरियोट के अंदर आते हैं। इसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं, जो कि जैसा कि प्रोटिस्टा होता है, और ईस्ट एक फंजाई होता है, आपने पढ़ा होगा। प्रोटिस्टा के अंदर आपको अमीबा और पैरामीशियम मिल जाएंगे, ये भी आपने पढ़ा होगा। मल्टीसेलुलर में फंजाई आपको मिल जाएगा, प्लांट मिल जाएगा, एनिमल मिल जाएगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आते हैं कि क्या इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो हमने पहले ही बात किया था, अगर एक सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। इसका मतलब इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अगली बात करते हैं सेल वॉल की। क्या सेल वॉल सबके अंदर होता है? हम कहेंगे नहीं, सेल वॉल सबके अंदर नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता? हम कहेंगे जो प्रोकैरियोट होते हैं, जो मोनेरा होते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होगा। इसके बारे में आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग के नाम से जाना जाता है, पीपीएलओ। किस नाम से? पीपीएलओ नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे। इसमें सेल वॉल नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। ठीक है। और स्मॉलेस्ट लिविंग है, प्लांट और एनिमल दोनों पर एक्ट करता है। इसमें बात करते हैं तो फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, सबको पता होगा। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं यूकैरियोट में सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस की। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि भाई न्यूक्लियस होता है, बट हम एक्चुअल में बात करेंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड रीजन होता है। इसके अंदर क्या रीजन होता है? न्यूक्लियोइड, वो उसे न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे थोड़ा। इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब आपको भी फिगर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये देखिए आप फिगर, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक बार डीएनए की बात कर लेते हैं। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। हम कहेंगे डीएनए इसके अंदर भी प्रेजेंट है और डीएनए इसके अंदर। अब ध्यान क्या देना है, यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड है, वहाँ पर भी, यानी ये डबल स्ट्रैंड यहाँ पर भी है, आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आपको डबल स्ट्रैंड है। बस यहाँ पर क्या है? सर्कुलर है। यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, लेकिन यहाँ कैसा होता है? लीनियर। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात को समझते हैं कि व्हाट इज द लीनियर, व्हाट इज द, ये जब हम डीएनए, अभी लास्ट में आपको मैं डीएनए के बारे में जानकारी दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा लीनियर और सर्कुलर क्या होता है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक बात कहेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक बात, ह्यूमन के अंदर आप जब बात करेंगे, ह्यूमन के अंदर एक सेल में, अगर आपको पता हो तो ठीक है, और नहीं पता है तो मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्चुअल जानकारी बाद में आपको मिलेगी।
जो यूकैरियोट होते हैं, मैं ह्यूमन की बात कर लेता हूँ, एक सेल, जो एक सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है अप्रॉक्स 2 पॉइंट आपका मान लो 2.4 या कहीं जगह 2.2 मीटर डीएनए। अब आप खुद सोचो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपको सारी बातें यहाँ से समझ में आ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेल के अंदर 2.2 मीटर डीएनए है। आप सोच सकते हो सेल कितनी छोटी है और डीएनए कितना ज़्यादा 2.2 मीटर है, तो एक सेल इसको कैसे पैक करती होगी, किस तरीके से अरेंज करती होगी। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी आज पतंग उड़ाया है, आप लोगों ने पतंग उड़ाया होगा, तो जब आप पतंग उड़ाते हैं सोचो पतंग कहाँ आसमान बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन अब धागा कितना ज़्यादा होता है भाई, टूट गया। अब मुझे लगता है किलोमीटर तक होगा धागा, इतना ज़्यादा लोगों के पास होता है धागा ना, मंजा चरखा जो होता है। तो उसको पैक करने के लिए, क्या उसको लपेटने के लिए आप एक चरखी का इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल, एक चरखी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से सेल के अंदर जो डीएनए होता है 2.2 मीटर, इसको भी लपेटने के लिए हम एक चरखी का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ हल्का सा, उसे बोला जाता है हिस्टोन। मान लो ये आपकी चरखी है ना, ये आपकी चरखी है, क्या ऐसे ऐसे धागा उस पर लपेटा होता है, ऐसे ऐसे उस पर धागा लपेटा होता है, तो क्या आसानी के साथ आप धागा लपेट ले जाओगे? इसी तरीके से डीएनए के अंदर, मैंने लिखा डीएनए के अंदर, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तो आगे सारी बातें दिमाग में आगे फिट हो जाएंगी। डीएनए जो पैक होता है इतना, यानी 2.2 मीटर डीएनए, इसको पैक किया जाता है और किस प्रोटीन से पैक किया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन के ऐसे ऐसे से पूरा लपेट लेता है, तो हिस्टोन से हम क्या करते हैं उसको। तो आपसे अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पैकिंग होगी, अब मैं आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आप कह रहे थे न्यूक्लियस होता नहीं, हिस्टोन यहाँ पर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉलीअमाइन से पैक होगा। मान लो आपके पास चरखी नहीं है भाई, आपके पास चरखी नहीं है तो क्या लकड़ी में नहीं लपेट सकते? बिल्कुल लपेट सकता हूँ। तो जो चरखी है स्पेशल वो क्या, हिस्टोन प्रोटीन होती है। लेकिन अगर इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो हम ये कहेंगे भाई ये लोग लपेटेंगे, लेकिन किसके अंदर लपेटेंगे? इनका नाम होता है पॉलीअमाइन। पॉलीअमाइन है। अब एक बात यहाँ से आती है कि इनके अंदर हिस्टोन तो नहीं है, और अगर हिस्टोन से पैकिंग नहीं होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्ड डीएनए। अगर कोई आपसे पूछे नेक्ड डीएनए का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे कि हिस्टोन से पैकिंग नहीं होती है, इसलिए हमने इसको बोला है नेक्ड डीएनए। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। फिर कोई कहेगा सर कि हिस्टोन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप पॉलीअमाइन से भी इसको यूकैरियोट को पैक कर देते। तो हम ये कहेंगे भाई कि आप कुछ सोचो, प्रोकैरियोट ने पहले पॉलीअमाइन बनाया होगा, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे यूकैरियोट में बदलेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, अमाउंट बढ़ता जाता है, पॉलीअमाइन वर्क नहीं पड़ जाता। जैसे मैं एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि पहले बल्ब बना था, फिर ट्यूबलाइट क्यों आ गई? भाई ट्यूबलाइट क्यों आ गई, है कि नहीं? तो क्या इसका है भाई, जाहिर सी बात है, जो काम बल्ब से नहीं हो पा रहा था वो अब ट्यूबलाइट से हो रहा है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ऐसा। तो अच्छा उसके बाद है, तो इसी का जो नाम हमने दिया है, ये जो पूरा है ना, तो अब बताओ, जैसे ये देखो, ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, कभी डबल गोल गोल है, सर्कुलर है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह लीनियर होता है। देखो ये सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये डबल स्ट्रैंड और सर्कुलर होता है। तो इसी का जो नाम हमने दिया है, इस पूरे का नाम हमने क्या दिया है? जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, जबकि हमने इस पूरे का नाम क्या दिया है? न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, इसे हम जीनोफोर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अगला, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट क्या आता है आपका, कि जो आपका प्रोकैरियोट होता है, यहाँ पर मैंने लिखा प्रोकैरियोट जो आपका होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। समझना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, कि अगर जो भी सेल ऑर्गेनेल होगा, जो भी जैसे नाम होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी वगैरह, जो भी, उनपे मेम्ब्रेन नहीं होगी। हाँ लेकिन फंक्शन सारे होंगे, मेम्ब्रेन नहीं होगी, फंक्शन सारे होंगे, ठीक। इनमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एग्जांपल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक मेम्ब्रेन है। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या है आपका? मेम्ब्रेन है। गोल्जी बॉडी पर भी एक मेम्ब्रेन है। ये सारी क्या है आपके पास? मेम्ब्रेन मौजूद है न्यूक्लियस के ऊपर। हाँ ये अलग बात है कि इसमें सिंगल होगा, किसमें डबल होगा, हम बाद में बात करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि सर प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, फर्क क्या है, जरूरत क्यों पड़ी? हमने कहा इसका पेशेंस रखिए, हर चीज का आपको आंसर मिलेगा ना। ताकि पहले डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, अभी सबका जवाब दूंगा मैं। इनके अंदर क्या होता है? राइबोसोम के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इनके अंदर राइबोसोम 70S वाला होता है। एस क्या होती है? उसकी एक यूनिट होती है। इनके अंदर राइबोसोम कैसा होता है? 80S वाला होता है। राइबोसोम पे एक नजर डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से हम राइबोसोम के बारे में जानेंगे।
ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना राइबोसोम के बारे में। रीज़न ये देखो, राइबोसोम जो होता है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, राइबोसोम, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, मैं गलती नहीं करवाऊंगा, आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। समझना मेरी एक बात को, आपसे बोला जा रहा है इस पॉइंट पर कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। अब कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा कि भाई जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड कोई चीज़ नहीं होगी, वही तो मैंने भी लिखा है, यहाँ बस बाउंड की जगह मैंने क्या लिख दिया है, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस मैंने लिख दिया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान। तो यहाँ पर हाँ भाई, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होंगे, यानी जो भी सेल ऑर्गेनल होंगे उन पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, ये ध्यान से समझना। जैसे मैं एग्जांपल आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके पास पैसे हैं, आप कहोगे नहीं, और मैं कहूँगा आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहोगे हाँ। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा प्रोकैरियोट के अंदर सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, आपने कहा नो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, मैं कहूँगा हाँ, ठीक है ना। ऐसे राइबोसोम 70S वाला होता है, यहाँ राइबोसोम कैसा होता है, 80S वाला होता है साइड, लेकिन ध्यान से समझना साइटोप्लाज्म के अंदर, अभी बात क्लियर हो जाएगी। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो एनिमल सेल के अंदर पाया जाएगा। ये जो प्लांट और एनिमल की बात करेंगे हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगली बात आती है, देखो इसमें डीएनए है, हाँ है। राइबोसोम, ये आपको स्ट्रक्चर जो दिख रही होगी ऐसे वैसे, ये अभी थोड़ी देर बाद क्लियर कर दूंगा। तो राइबोसोम देखो साइटोप्लाज्म के अंदर 70S वाला है, यहाँ बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि साइटोप्लाज्म में 80S वाला है, लेकिन बहुत ध्यान से आप एक बात समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दो ऐसे लोग होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है 70S वाला। तो यहाँ गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों कि राइबोसोम 70S वाला होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, 80S वाला होता है साइटोप्लाज्म में। अब आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या यूकैरियोट के अंदर 70S वाला राइबोसोम होता है, मैं कहूँगा हाँ, लेकिन क्या यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में होता है 70S वाला, तो मैं कहूँगा नहीं। समझना, ठीक है ना, कि ये जो 70S और 80S की बात करते हैं ये साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, लेकिन जब हम यूकैरियोट में 70S की बात करते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। इससे एक बात और पता चली कि चाहे प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट हो, आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसे बोला गया है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। बात समझ में आई, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ हुआ आपका कंपैरिजन खत्म। अब वन बाय वन आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ वन बाय वन, कि जो आपको जानना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि कौन, मैंने कहा था ना आपको रीज़न दूंगा हर चीज़ का, वन बाय वन पूरा रीज़न लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक आपका कंपैरिजन खत्म हो गया है, बस मैं आपका जो कन्फ्यूज़न है, वो डाउट है, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ जो आपको आप जानना चाहते हैं, और आपका भी हक भी है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपका जानने का हक है। चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। तो मैंने पहले ये ऊपर लिख दिया है प्रोकैरियोट, यानी ये क्या प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया के अंदर। एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ा सा आप समझिएगा ये क्या होता है। तो ये अच्छा, कंपैरिजन खत्म हो गया, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, देखते हैं जो अच्छा प्रोकैरियोट का मतलब बैक्टीरिया ना, मैं बोलूँगा प्रोकैरियोट, आप समझोगे बैक्टीरिया, समझो ध्यान से। ये देखो सबको पता होता है बाहर वाला सेल वॉल होता है, ये सबको पता होता है बाहर वाला क्या होता है, सेल वॉल होता है। अंदर वाला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। हमें बाहर वाले से मतलब नहीं है, अंदर वाले से मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन तो सीधी सीधी होती थी, तो आप कहोगे सर ये आपने क्या बना दिया। मैं कहूँगा भाई सेल वॉल सबने पता होगा, आगे हम लोग पढ़ें, सॉरी सेल मेम्ब्रेन आप आगे पढ़ोगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी अपने शेप को चेंज कर सकती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन थी इसने अपने आप को मॉडिफिकेशन किया है, समझो, यानी इसने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई का मतलब जानते हो ना, अपना शेप बदलना ना, इस तरीके से अंदर की तरफ कैसे किया है। देखो ये पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहला, ये आपको बता रहा हूँ पहला वाला, इसने अंदर की तरफ मॉडिफाई किया है, इसने अंदर की तरफ मॉडिफाई किया है, इसने अंदर की तरफ मॉडिफाई किया है। इसे ही क्या बोला जाएगा, मीजोसोम, यानी इसे क्या, इस जो मॉडिफिकेशन को, अगर आपसे कोई पूछे, अभी हम बात करेंगे मीजोसोम क्या होता है, तो हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। इस बात को आप समझिएगा। किस किस फॉर्म में हो सकता है, तीन शेप हो सकते हैं, तीन शेप है, एक वेसाइकल है, एक ट्यूब्यूल है, और एक क्या है, लैमेला। तो आप जब आगे एनसीईआरटी आप पढ़ोगे क्लास 11th वाली, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा। और जो 9th के बच्चे हैं उनको भी कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा जान जाएंगे तो कोई मसला नहीं है ना। तो ये मीजोसोम होता है, तीन शेप में होता है, वेसाइकल में, ट्यूब्यूल में, लैमेला में। चलो मीजोसोम का आगे काम पढ़ेंगे। आगे दूसरी चीज़ क्या होती है, यही चीज़ जो होता है आपका मीजोसोम होता है, यही ऊपर इसी यही सेम स्ट्रक्चर होता है। इनके ऊपर अगर ये जो आपको दिख रहा है, ये शेप आपको दिख रहा है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, आप पढ़ोगे आगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खाना बनाने के लिए पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, उससे बोला था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो इस टैंक क्या बोला गया, क्रोमेटोफोर, यानी इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, क्रोमेटोफोर, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। खुद आप सोचो
कि अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, तो इसे ही क्या बोला गया है बैक्टीरिया के अंदर, क्रोमैटोफोर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम मीजोसोम का फंक्शन पढ़ लेते हैं, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि मीजोसोम का फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं मीजोसोम का क्या क्या फंक्शन। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई मीजोसोम क्या होता है। पहली ही चीज ध्यान से देखना कि जो आपका मीजोसोम था, क्या वो साइटोप्लाज्म की तरफ था, अंदर की तरफ था ना। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि जो आपका मीजोसोम है वो किस तरफ है। तो पहला क्वेश्चन मैं कहूँगा मीजोसोम साइटोप्लाज्म की तरफ है। तो क्या होता है, मैं कहूँगा सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन। वे सेल मेम्ब्रेन ही अपने आप को उसमें मॉडिफाई कर दी है। सारे फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन करती है वही। आगे हम लेंगे फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन। आगे हम देखेंगे किस तरीके से फॉर्मेशन करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करते हैं, मीजोसोम करता है बैक्टीरिया के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी कौन करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करेगा, मीजोसोम करेगा। सेलुलर रेस्पायरेशन करेगा। देखो हमारे अंदर जब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया करता है रेस्पायरेशन, यहाँ पर कौन करेगा, मीजोसोम। तो क्या दोनों एनालोगस हैं। अब एक बात आप समझ जाना, व्हाट इज द, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, होमोलोगस और एनालोगस। ठीक है ना, होमो का मतलब सेम होता है, एना का मतलब समझ लो दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो। देखो मैंने कहा भाई मीजोसोम अलग स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब अलग अलग पेरेंट्स होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम। उसे ही क्या बोला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेन और पेंसिल का काम क्या होता है, सेम काम होता है, लेकिन पेन अलग होती है, उसमें इंक, पेन में इंक होती है, पेंसिल में इंक नहीं होती। तो पेन और पेंसिल अलग चीज होती है, लेकिन काम उनका क्या होता है, लिखना, दोनों सेम। तो इसे क्या बोला जाएगा, आपका एनालोगस। ठीक है ना, ये आप बात को समझना। सिक्रीशन, इनका और काम क्या होगा, सिक्रीशन यानी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कैसे, बात को समझो। ये आप देखो क्या है, आपको एक सीधी सी लाइन पड़ी हुई है, सीधी लाइन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा सीधी लाइन, और इस लाइन को मैंने ऐसे देखो इस तरीके से मैंने मॉडिफाई कर दिया अंदर की तरफ। क्या इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, हाँ आपको मैथ पढ़ा होगा तो आपको लगेगा हाँ यार सरफेस एरिया बढ़ गया है। बात को समझिए आप इस तरीके से कि अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो सिक्रीशन वगैरह भी बढ़ जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे डीएनए क्या फ्री घूमता है, नहीं, हम कहेंगे डीएनए फ्री नहीं घूमता है। जिन्हें बात किया था कि भाई डीएनए पैक नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, क्या डीएनए फ्री घूमेगा, हम कहें फ्री नहीं घूमता है, ट्यूब्यूल इसे बाइंड रखता है। आप अगर फिगर में ऊपर देखेंगे जाके, जहाँ ट्यूब्यूल बना हुआ है, नंबर 2 बना हुआ है, वहाँ पर डीएनए उससे अटैच होता है। फिर एक बात आप समझ जाओ, यहाँ पर मैंने लिखा है सिक्रीशन। सिक्रीशन में और एक्सक्रीशन में फर्क आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा होगा मैं समझता हूँ, आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में फ़र्क क्या होता है, देखो एक सेल है, सेल के अंदर अगर यूजफुल सब्सटेंस है, जैसा कि एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, अगर सेल उनको रिलीज करती है, सेल से बाहर जाएगी तो जो सिक्रीशन बोला जाएगा। और अगर वेस्ट प्रोडक्ट है जैसा कि यूरिन हो गया है, ठीक है ना, या आपका जो है स्वेटिंग हो गया है, ये अगर सेल से बाहर जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सक्रीशन। ये दोनों आपको पता चल गया यहाँ तक। अब मैं आपका डाउट ले लेता हूँ, जो आपने क्वेश्चन बच्चों का कॉमन होता है, सर अगर आपने कहा था कि प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोट में होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या हुआ कि हमको मेम्ब्रेन बाउंड लाना पड़ा। आओ मैं समझ आता हूँ। मैंने शुरू ही में आपको बताया था जब सेल पढ़ा रहा था कि सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है किस फॉर्म में होती है, केमिकल फॉर्म में होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब बात को समझिएगा, ये नंबर 1 वाला है, नंबर 1 वाला इधर अपनी रिएक्शन जा रहा है, समझना। नंबर 1 वाला ऊपर जाना चाहता है, अपना कोई केमिकल, आसान पार्ट में समझो कि नंबर 1 यानी जो प्रोकैरियोट होते हैं, नो मेम्ब्रेन का मतलब जो प्रोकैरियोट होते हैं ना, तो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कोई केमिकल बन रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, कोई केमिकल बन रहा है, एक और कोई केमिकल बन रहा है जो दाहिनी तरफ जाना चाहता है। क्या इस पॉइंट पर दोनों टकरा जाएंगे और दोनों मिक्स हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा यार जाना किस तरफ है, आपका अलग केमिकल मेरा अलग केमिकल, तो दोनों आपस में मिल गए, और दोनों अगर आपस में मिल गए दोनों प्रोसेस में तो कॉमन हो गए, तो उसको पता ही नहीं चला यार कि क्या हो रहा है, क्या आपस में इंटरप्शन हो रहा है। तो ये इस पॉइंट पर समझ ही नहीं आएगा कि मैं राइट जाऊं या ऊपर जाऊं, केमिकल है ना, आदमी तो है नहीं कि बता देगा। तो यानी केमिकल का आपस में क्या हो जाता है, मिक्सिंग, और अगर मिक्सिंग हो जाएगी, इंटरप्शन हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। तो आओ इसको देख लेते हैं। अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, इसका अपना केमिकल बना लेकिन डब्बे के अंदर पैक है, इसका अपना केमिकल बना जो डब्बे के अंदर पैक है, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कोई भी इसका लिंक नहीं होगा, तो इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़। इसीलिए इसे बोला था इससे बोला जाता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जो फंक्शन हो रहे हैं वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ होंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो जो काम तो होगा, ऐसा नहीं काम होगा, रुक रुक कर काम होगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कभी आप दाहिने जा रहे हो कभी बाएं जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहे हो। बात समझ में आई। और हल्की सी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों डीएनए की।
कुछ बच्चे कहते हैं हरदम सर व्हाट इज डीएनए, हरदम आता रहता है ये कहें डीएनए 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 आप पढ़ते रहते हो। डीएनए क्या होता है एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा जितना आपके काम का है, फिर डीएनए पर एक अलग ही लेक्चर डालूंगा जो आपके काम का होगा, देख लेना, ठीक है ना। मैं इतना बता देता हूँ कि बच्चे परेशान ना हो, डीएनए के बारे में हल्की सी जानकारी उनको हो जाए। सबसे पहले डीएनए, डी का मतलब होता है डीऑक्सी, एन का ठीक है ना राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा ये आरएनए से बनता है ना, आरएनए, यही देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। डीऑक्सी का मतलब, डी का मतलब निकलना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ये बाद में पढ़ाया जाएगा, बट अभी तक के लिए ठीक। अगला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, डीएनए के अंदर क्या क्या लोग होते हैं। पहला होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन वाला शुगर, ये डीऑक्सीराइबो शुगर होगी। कोई कहेगा सर शुगर क्या होती है, क्या खाने वाली चीनी होगी, हम कहेंगे हाँ यार चीनी जैसा ही होता है, बट शुगर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक सिंपल कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। जैसे शुगर में बहुत सारे लोग, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सारे लोग आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या आपको याद रखना है, एक पेंटोज शुगर होती है, यानी 5 कार्बन वाली शुगर होगी। इसके बाद डीएनए में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। नाइट्रोजन बेस होगा, इसके बारे में भी आप आगे जानोगे। इसमें 2 टाइप का होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। और प्यूरिन में ए एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, इसमें टी का मतलब थायमिन, सी का मतलब साइटोसिन। और जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। हम डीएनए की बात करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड का नाम सुना होगा, H3PO4, ये माइनस में होता है, एसिडिक नेचर इसीलिए डीएनए का होता है। इतनी चीज, यानी इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहले अभी जानकारी, अगर मान लो 2 चीज है, नाइट्रोजन बेस और शुगर ऐड होते हैं, तरीका देखो, अगर 2 लोग ऐड होंगे तो एस का मतलब सेकेंड, तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर 3 लोग ऐड होंगे तो उसे क्या बोलेगा, न्यूक्लियोटाइड। मैंने कैसे याद रखा है, देखो टाइड में क्या आता है, टी, समझा, न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है, 3, तो अगर तीनों लोग मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा कितने टाइप का बनेगा, 4 टाइप का ना, क्योंकि 4 टाइप का होगा। देखो आपका नाइट्रोजन बेस कितने टाइप का है, एडेनिन, ग्वानिन, टी और सी, ए जी टी सी, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4। तो ये सर ना यूरेसिल भी आपने लिखा है, मैंने कहा भाई ये मैंने आरएनए के लिए लिखा है, ठीक है ना। चलो 4 टाइप का है तो 4 टाइप का बनेगा। तो ये बात को समझा, व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड। मैं कहूँगा अगर तीनों को मिला दो, शुगर को, नाइट्रोजन बेस को और फॉस्फेट को। अच्छा ऐसी बात है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने मिलाया, देखो पी से फॉस्फेट, एस से शुगर और ए से क्या है आपका जो एडेनिन, ए का मतलब जो एडेनिन आपका है ना। चलो तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये नीचे वाला टी, ये सी ए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो बताओ क्या ये न्यूक्लियोटाइड है, एक है क्या, एक लंबी चेन है, कुछ सोचो। ये देखो ये शुगर फॉस्फेट जुड़े होते हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। बैकबोन जिसे बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। क्या एक लंबी सी चैन है, एक लंबी सी चैन, देखो लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चैन, एक ही पार्ट को देखना, अभी सिर्फ एक पार्ट को देखो, अभी सिर्फ लेफ्ट पार्ट को देखो। तो हमने बोला यार ये लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चैन है, इसे हमने बोला लॉन्गो पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला हमने, पॉली न्यूक्लियोटाइड। एक होता तो न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन। क्या एक लंबा सा स्ट्रैंड, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड। तो ये एक स्ट्रैंड हो गया, एक स्ट्रैंड यानी एक धागा हो गया, एक लंबी चैन हो गई, हमने क्या बोला इसे एक स्ट्रैंड। लेकिन राइट में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जो ए होता है वो टी से बाइंड करता है, जी सी से बाइंड करता है, ये आपस में ये 2 जो मैंने बनाए, 2 लकीर का मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 लकीर का मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर यहाँ पर ए परसेंट है तो यहाँ पर क्या परसेंट होगा, टी। तो देखो एक न्यूक्लियोटाइड लेफ्ट में, एक न्यूक्लियोटाइड राइट में, तो क्या 2 धागे बन गए लंबे लंबे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, इसे ही बोला गया है डबल स्ट्रैंड। अब बात आपको समझ में आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड का मतलब न्यूक्लियोटाइड की एक चैन लेफ्ट में, एक चैन राइट में, और दोनों आपस में जुड़ी होती है, कैसे, नाइट्रोजन बेस से, ए टी के साथ बाइंड करता है, जी सी के साथ। तो आपको समझ में आ गया होगा डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं लीनियर और सर्कुलर का मतलब। अगर यही सीधे सीधे परसेंट है, सीधे सीधे का मतलब ये ऊपर वाला एंड फ्री है, नीचे वाला एंड फ्री है, तो अगर ये लोग सीधे सीधे परसेंट है उसे बोला गया है लीनियर। और अगर यहाँ पर एंड दोनों के अटैच हैं, अटैच का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा जहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, देखो यहाँ पर ये फ्री है, ये फ्री है, और ये वाला फ्री हिस्सा है, ये वाला फ्री, जबकि यहाँ पर क्या है, अटैच है। तो अगर ये फ्री नहीं है, एंड इनके अटैच हैं, उसे क्या बोला गया है, सर्कुलर, जो कि प्रोकैरियोट के अंदर होता है। तो क्या आपको डीएनए समझ में आ गया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट समझ में आ गया, क्या मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, ठीक है ना। थम्स अप करिएगा इसको गाइस, ठीक है ना, लाइक और शेयर करिएगा। फिर हम बात करते हैं अच्छे से यूकैरियोट में, प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे ना। थैंक यू वेरी मच।